गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है मेंडल की सफलता के कारण या हम कहें कि उपलब्धियां। ठीक है, दूसरा टॉपिक होगा कि मेंडल द्वारा मटर पादप का चयन क्यों किया गया, कि मेंडल ने मटर के पादप का चुनाव क्यों किया, किसी अन्य पादप का क्यों नहीं किया। तो पहले हम पढ़ेंगे कि मेंडल की सफलता के कारण। तो अब देखिए मेंडल की जो सफलता थी, ठीक है ना, वो उसकी सबसे बड़ी वजह जो थी वो ये थी कि उसने अपने प्रयोगों में क्या रखी थी, दूरदर्शिता। क्या रखी थी? दूरदर्शिता उसने रखी थी अपने प्रयोगों में। कैसे? कि उसने मान लो कि पहले F1PD का अध्ययन किया, फिर उसके मध्य में क्या रखा उसने, अंतराल, फिर उसने F2PD का अध्ययन किया और फिर उसने F3PD का अध्ययन किया। यानी कि दूरदर्शिता उसने अपने प्रयोगों में रखी और वही उसका क्या बनी, सफलता का आधार बनी। तो अब हम देखते हैं उन पॉइंटों की ओर। ठीक है, तो पहला पॉइंट कहता है कि एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का उसने क्या किया, अध्ययन किया। पहला पॉइंट कह रहा है कि मेंडल ने एक समय में, यानी कि एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का उसने क्या किया, अध्ययन किया। मान लो कि उसको एक ऐसा लक्षण मिला, ठीक है ना, मान लो उसको लक्षण मिला लंबेपन का, ठीक है ना, कि लंबा जो लक्षण है वो कैसा होगा, प्रभावी होगा, ठीक है ना, और जो बोना जो लक्षण होगा वो क्या होगा, अप्रभावी होगा। ठीक है, तो उसने उन लक्षणों का केवल एक ही पीढ़ी में क्या किया, अध्ययन किया, मिक्स नहीं किया। या हम ये कहे कि F1 के साथ में F2PD का अध्ययन नहीं किया। पहले उसने क्या किया, F1PD का, फिर उसने किया F2PD का। तो केवल एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का उसने क्या किया था, अध्ययन किया। फिर दूसरा पॉइंट है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों को F1PD, F2PD, F3PD तथा इससे भी आगे की जितनी भी पीढ़ियां उसने अध्ययन की, ठीक है ना, वो जैसे मान लो कि मेंडल ने F1PD का अध्ययन किया, फिर उसने F2 की, फिर F3, F4, ठीक है ना। अब जो ये F1, F2, F3 बोल रहा हूं, F का मतलब क्या है, प्रथम पीढ़ी। F1 का मतलब क्या है, प्रथम पीढ़ी, और F2 का क्या है, द्वितीय पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी। F3 का है तृतीय पीढ़ी। इस प्रकार वो पीढ़ियां चलती रही और वो क्या करता गया, आगे अध्ययन करता चला गया। वो भी क्या बना, उसके सफलता का कारण बना। फिर अगला है कि अपने प्रयोगों में, ठीक है ना, उसने जो प्रयोग किए मटर के पादप पर संकरण के जो प्रयोग किए, उन प्रयोगों से जो उसको आंकड़े प्राप्त हुए, उन आंकड़ों का उसने क्या रखा, गणितीय रिकॉर्ड रखा। क्या रखा जी, गणितीय रिकॉर्ड रखा और उनका सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया। अब देखिए गणितीय रिकॉर्ड कैसे रखा। मान लो कि उसको एक प्रयोग किया उसने F1PD में, और उस F1PD में मान लो उसको लक्षण प्रारूप, ठीक है ना, वो तो मिला उसको 3:1 मान लीजिए, और जो जीन प्रारूप मिला, जीन प्रारूप वो उसको मिला 1:2:1। तो ये जो लक्षण और जीन प्रारूप उसको प्राप्त हुए, ठीक है ना, उनका उसने क्या रखा, गणितीय रिकॉर्ड रखा और उनका सावधानी पूर्वक क्या किया, विश्लेषण किया। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है कि इन्होंने आनुवांशिक रूप से शुद्ध पौधे का चुनाव किया और इसकी पुष्टि अगली पीढ़ियों के पौधों से स्वयं परागण परीक्षण द्वारा की। मतलब क्या हुआ कि मेंडल ने ऐसे पौधे का चुनाव किया था जो आनुवांशिक रूप से क्या हो, शुद्ध हो, उसके अंदर किसी भी प्रकार का मिश्रण ना हो। ठीक है, तो ऐसे पौधे का उसने चुनाव किया और साथ ही उसने क्या किया, इसकी जो पुष्टि की, इसका जो टेस्ट किया, ठीक है ना, वो अगली पीढ़ी के जो उसको पादप प्राप्त हुए उन पादपों से स्वयं परागण द्वारा किया। ठीक है ना, स्व परागण पाया जाता है। ध्यान रखना, मटर का पादप जो होता है उसमें कौन सा परागण पाया जाता है, स्व परागण पाया जाता है। ठीक है ना। फिर बात आती है अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट कह रहा है कि स्वपरागण की संभावना को समाप्त करने के लिए कुछ लंबे व छोटे पौधों के नर पुंकेसर को क्या कर दिया, उसने काट दिया। अब देखिए उसको क्या चाहिए था कि समान लक्षणों वाले उसको पौधे चाहिए थे, ठीक है ना। तो उसने क्या किया कि जो नर पुंकेसर थे, ठीक है ना, उनको उसने क्या कर दिया, काट दिया। अब मान लीजिए कि जो जनन होता है वो दो के मध्य होता है, ठीक है ना, तो
तो मटर में कौन सा परागण पाया जाता है? स्वपरागण, ठीक है ना। तो स्वपरागण पाया जाता है, इसका मतलब नर भी उपस्थित होता है और मादा भी उपस्थित होती है, ठीक है ना। नर तो है पुंकेसर, नर का जो होता है वो क्या होता है? पुंकेसर, और मादा गए हम स्त्री गए, उसका क्या होता है? स्त्री केसर। क्या होता है? स्त्री केसर। तो उसने क्या किया? स्वपरागण की संभावना को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? फिर उसने नर पुंकेसर को ही काट दिया, ठीक है ना। तो उसको संयुग्मी पौधे प्राप्त होते रहे, ठीक है। फिर देखिए अगला पॉइंट कि शुद्ध लक्षणों वाले पादपों को अलग उगाया ताकि इनमें किसी अन्य का पर परागण द्वारा क्या ना हो सके? मिश्रण ना हो सके। यानी कि उसने शुद्ध लक्षणों को क्या उगाया था? जो पौधे थे उनको अलग उगाया ताकि अन्य कोई लक्षण पर परागण के द्वारा मिश्रित ना हो, यानी कि उसे शुद्ध वंशक्रम ही क्या हो? प्राप्त हो। या हम कहिए कि संयुग्मजी पादप भी उसको क्या हो? प्राप्त हो। इसलिए उसने क्या किया कि आनुवांशिक रूप से जो उसने शुद्ध पादपों का चुनाव किया था उनको उसने क्या किया? अलग उगाया। तो ये तो थे अपने मेंडल की सफलता के कारण। आपकी बुक में 2-3 दिए हुए होंगे, मैंने आपको 6 कारण बताए हैं मेंडल की सफलता के। और इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछा जाता है कि मेंडल की उपलब्धियां लिखिए, ठीक है ना। तो उपलब्धियां भी यही है और सफलता के कारण भी यही है। तो 6 के 6 पॉइंट नोटबुक में उतारिएगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं मेंडल द्वारा मटर पादप का चयन। मेंडल द्वारा किसका चयन? मटर के पादप का चयन। तो भाई मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया? नंबर 1 पॉइंट कहता है कि मटर का जो पादप होता है वो 1 वर्षीय था, इसलिए उसको बगीचों में क्या किया गया? आसानी से उगाया गया। यानी मेंडल ने मटर के पादप का चुनाव इसीलिए किया क्योंकि मटर का जो पादप होता है वो 1 वर्ष उसका जीवन काल होता है। कितना होता है? 1 वर्ष। जीवन काल का मतलब क्या है कि 1 वर्ष के अंदर वो हमें क्या दे सकता है? उत्पाद दे सकता है, ठीक है ना। उत्पाद की प्राप्ति हमें करवा सकता है, इसलिए उसने उस मटर के पादप का चुनाव किया। साथ ही देखो उसे कहां पर उगाया जा सकता है? बगीचों में, ठीक है ना। बगीचों में उसे उगाया जा सकता है। इसका मतलब आप ध्यान से सुनिएगा वापस कि मेंडल जो था, ठीक है ना, 1842 में उसने दर्शन शास्त्र की क्या प्राप्त की थी? डिग्री। फिर वो कहां गया था? 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में गया था और वहां पर एक चर्च के अंदर क्या बना था? वो पादरी। और वहीं पर उसने एक उद्यान के अंदर, उद्यान यानी कि बगीचा, वहां पर ही क्या किए थे? मटर के पादप पर संकरण के प्रयोग किए थे। कितने सालों तक? 7 सालों तक, ठीक है ना। तो उन 7 सालों में उसने क्या किया? मटर के पादप को बगीचों में आसानी से उगाया, ठीक है ना, क्योंकि वो 1 वर्षीय पादप था, उसे उत्पाद आसानी से प्राप्त हो रहे थे। फिर दूसरा पॉइंट है कि मटर के पौधे में विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। अब देखिए मटर के पौधे में विभिन्न विपर्यासी लक्षण, ठीक है ना। विपर्यासी लक्षण का मतलब क्या है? कि विपरीत होंगे, ठीक है ना। जैसे एक लंबा होगा तो दूसरा क्या होगा? बोना। एक लंबा होगा तो दूसरा क्या होगा? बोना होगा, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है कि द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण के द्वारा संयुग्मजी पादप अथवा शुद्ध वंशक्रम सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि जो मटर का पादप होता है वो कैसा होता है? द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब क्या हुआ कि द्विलिंग का मतलब 2 लिंग, ठीक है ना। 2 लिंग यानी कि उसमें नर जननांग भी उपस्थित होते हैं और मादा जननांग भी उपस्थित होते हैं। अर्थात मैं कह सकता हूं इसको उभयलिंगी भी। क्या कह सकता हूं? उभयलिंगी भी मैं इसे कह सकता हूं। तो ये उभयलिंगी पादप होने के कारण स्वपरागण के द्वारा, ठीक है ना, संयुग्मजी पादप अथवा शुद्ध वंशक्रम जो था वो सरलता से प्राप्त किया जा सकता था। किसके द्वारा कह रहा है? स्वपरागण के द्वारा, ठीक है ना। कि स्वपरागण कराते रहो कराते रहो कराते रहो तो जो पीढ़ी प्राप्त होगी वो क्या होगी? सेम ही पीढ़ी प्राप्त होती रहेगी, ठीक है। फिर देखिए अगला है कि मटर के पौधे में एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न करने की क्या होती है? क्षमता होती है, जिससे निष्कर्ष निकालने में क्या रहती है? आसानी। कि मटर का जो पादप होता है, ठीक है ना, उसमें एक ऐसी क्षमता होती है कि वो 1 वर्ष के अंदर अनेक बीज उत्पन्न कर सकता है, ठीक है ना। तो उन बीजों से निष्कर्ष निकालने में क्या रहती है? आसानी रहती है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि यहां पर मैंने कहा कि द्विलिंगी पुष्प है, यानी कि उभयलिंगी पुष्प है। इसमें नर और मादा जननांग दोनों क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। तो देखिए
कि जो मटर का जो पुष्प होता है उसमें कुछ भाग ऐसा होता है जहां पर नर एवं मादा जननांग दोनों एक ही जगह क्या रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, कि डेरो डालेडो रख, ठीक है। तो वो एक नाव जैसी आकृति में क्या हो जाते हैं, वहां पर बंद हो जाते हैं। नर और मादा जननांग मटर पुष्प में कुछ भाग ऐसा होता है जहां पर वो क्या हो जाते हैं, एक नाव जैसी आकृति में बंद हो जाते हैं, ठीक है ना। जिसके कारण अब देखिए अगर बंद हो गए तो कोई अन्य लक्षण उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। कि अगर आपको मान लो कि घर की दरवाजा जो होता है उसको बंद कर दे और आप परिवार के लोग उसके अंदर हो, ठीक है, तो बाहर से कोई अंदर प्रवेश कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। तो वही बात इसमें लागू होती है कि जो नर एवं मादा जननांग जो थे वो एक नाव जैसी आकृति में बंद हो गए, तो अन्य लक्षण पर परागण के द्वारा उसके अंदर नहीं आ पाया, जिसके कारण किसी अन्य लक्षण की अवांछित जटिलता उसके अंदर नहीं पाई गई, यानी कि फिर हमें शुद्ध वंश क्रम प्राप्त होता गया, यानी कि मेंडल को भी इसी प्रकार हुआ होगा। फिर देखिए अंतिम पॉइंट कि मटर की अनेक प्रजातियां पाई जाती है, ठीक है ना। मटर की क्या पाई जाती है, अनेक पादप प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें विभिन्न लक्षणों के वैकल्पिक रूप देखने को हमें मिलते हैं, यानी कि लक्षण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि लंबे व बोने पौधे, लंबे व बोने पौधे। फिर दूसरा अगर एग्जाम्पल दूं तो गोल पीले व झुर्रीदार बीज वाले पौधे, ठीक है ना, या गोल व झुर्रीदार बीज वाले पौधे, ठीक है। तो ये तो क्या हो गई, मटर की अनेक पादप प्रजातियां हो गई। अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार बनते हैं। तो छोटे क्वेश्चन इसके अंदर बन जाते हैं अलग से कि मटर में कौन सा परागण पाया जाता है, स्वयं परागण पाया जाता है, ठीक है ना। फिर अगला पूछ ले कि प्राकृतिक रूप से उद्यान मटर में कौन सा परागण पाया जाता है, तो भी हम क्या जवाब होगा, स्वयं परागण पाया जाता है, ठीक है ना। फिर देखिए कि एक इसके अंदर आया कि मटर के पादप में पर परागण किस विधि द्वारा संभव है, तो कौन सी विधि है, विपुंसन विधि है, जिससे हम कृत्रिम पर परागण आसानी से करवा सकते हैं। तो कुछ ऐसे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो बड़ा क्वेश्चन तो बनता ही है, ठीक है ना। तो बड़ा क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि मेंडल की सफलता के कारण लिखिए और मेंडल द्वारा मटर पादप चयन के कोई 2 कारण या कोई 4 कारण लिखिए। वो किसी भी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं अगली क्लास में आपको मटर के ये जो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण है, ठीक है ना, कितने जोड़ी होते हैं विपर्यासी लक्षण, 7 जोड़ी। उन 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर उपस्थित रहूंगा, तो आप उन लक्षणों की तैयारी करके रखिएगा, पढ़ के रखिएगा उनको, और साथ साथ में हम कुछ जीन शब्दावली का भी क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।